चलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में आपको 1.4 पढ़ा दिए थे और अपरिमेय संख्या भी आपको परिभाषा कुछ लिखवा दिए थे। आज होगा 1.3 में जो सिद्ध करे कि √3 और एक कुछ है अपरिमेय संख्या। ये सिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के कब से पसंदीदा क्वेश्चन है। सुन आता नहीं आल रहेगा। तो आप हल्ला नहीं करेंगे, आप ध्यान देंगे। सिद्ध लिखो, पहले बताते हैं। पूरा थ्योरेटिकली बात बता दिए थे। सिद्ध करे कि √5 एक कुछ है वो परिमेय संख्या। तो एक अपने मन से क्वेश्चन लेते हैं, सिद्ध करे कि √5 एक कुछ है वो परिमेय संख्या। तो एकदम पूरा का पूरा डायग्राम आराम से देखो, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे सिद्धीकरण कैसे होगा, ठीक है ना। सिद्धीकरण किस तरीका से होगा, दो बात करते हैं। पहले बात को समझो। यदि हम लोग का कोई भी क्वेश्चन है, यदि अपरिमेय संख्या, यदि अपरिमेय संख्या का रूप समझो √x के रूप में कैसे कहा रहा है, रूप कैसा रहेगा √x के। जैसे उनका रूप में रहेगा तो बनाने का तरीका आपको पहले बता रहे हैं। पहला तरीका कुछ है, जो भी दिए गए प्रश्न रहेगा, दिए गए पहले तरीका बता है, दिए गए प्रश्न में √x को क्या मानना होगा, विपरीत या परिमेय संख्या मानेंगे। तो फैन से बता रहे हैं आपको, जैसे एक तरीका बता दिए गए जो भी प्रश्न हमको √x में रहेगा, पहले हमको सिद्ध करें कि √5 कौन सी है वो परिमेय संख्या। तरीका का दूसरा का पहले तरीका बता रहा है कि दिए गए प्रश्न में √x को क्या मानना होगा, विपरीत या तो परिमेय संख्या। विपरीत या किसे मानेंगे, परिमेय संख्या। दूसरा का जिसको मानेंगे उसके बराबर करना। फिर उसके बाद समझो बात को, उसके बाद √x, उसके बाद मेन समझना बात को। जैसे आपको परिमेय संख्या माने जाए, उसके बाद की करना, √x को परिमेय संख्या बराबर करना। उसके बाद √x को किसके बराबर करना है, परिमेय संख्या के बराबर करेंगे। अभी तरीका लिखा रहा है, अभी तरीका आपको समझ में नहीं तो अभी लिखाना नहीं है, अभी लिखना कोई नहीं है आपको, खाली आराम से वीडियो देखो समझ में आ जाएगा। यदि वो परिमेय संख्या का रूप ऐसा रहेगा तो पहला स्टेप में तरीका जो करना है √x के रूप में रहेगा। तो दिए गए प्रश्न को √x को क्या मानना होगा, विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे, विपरीत मानेंगे। उसके बाद √x को परिमेय संख्या किसके बराबर करना है, परिमेय संख्या के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, परिमेय संख्या के। जैसे परिमेय संख्या के बराबर करेंगे, जिस तरीका से आपको बता देते परिमेय संख्या बाद ये करना है। जैसे परिमेय संख्या के बराबर कर देंगे तो उसमें तो एक तीसरा स्टेप क्या होता है, उसके बाद उस दोनों तरफ वर्ग करना। दोनों तरफ वर्ग करने पर या करेंगे, समझो बात को, दोनों तरफ क्या करना होगा, वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद स्थिति बनेगा। वर्ग करने के बाद क्या बनेगा, स्थिति बनेगा। समझो बात को, क्या बनेगा, स्थिति। तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में समझा बात को, चौथा स्टेप में जो परिभाषा के अनुसार परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, किसके अनुसार, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार स्थिति को सिद्ध करेंगे। स्थिति को क्या करना है, सिद्ध करना। पहले जो तरीका लिख लो, उसके बाद आगे बात करें। ऐसे का रूप लिखो तो यदि अपरिमेय संख्या का रूप √x हो, इस तरीका लिखो। उसका रूप लिखो तो पहले, और बात करेंगे। यदि अपरिमेय संख्या का रूप √x हो, सारा √x का एक ही तरीका से बनेगा। उसका नंबर को तरीका देकर लिखो, तरीका देकर लिखो तो लिखो। पहला तरीका दिए गए प्रश्न में देखो, पहला तरीका लिखो तो दिए गए प्रश्न में √x को विपरीत या परिमेय संख्या मानेंगे। तरीका लिखो, दिए गए प्रश्न में √x को विपरीत या परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। दूसरा का लिखना है इस बात को, आपको जो तरीका लिखा रहा है वो तरीका इंपॉर्टेंट है। दूसरा का बात की लिखा है, उसके बाद √x, जो √x रहेगा उसको परिमेय संख्या के जो बराबर करेंगे। परिमेय संख्या जो भी परिभाषा होता है इसको अकॉर्डिंग की करना है, बराबर करेंगे। दूसरा का तरीका लिखो। उसके बाद √x को परिमेय संख्या के
बराबर करेंगे। तीसरा जो तरीका हो जाएगा, लिखने चल जाओ, साथ ही साथ सब आदमी लिखो, लिख रहा है कि नहीं, जो वीडियो देख रहा है वो भी लिखो, ठीक है ना। तीसरा स्टेप में लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। चौथा लिखो, चौथा में लिखना है स्थिति के अनुसार, समझ, स्थिति के अनुसार परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, स्थिति के अनुसार और परिभाषा के अनुसार, स्थिति के अनुसार और परिभाषा के, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार कथन को सिद्ध करेंगे, कथन को सिद्ध करेंगे, कथन को सिद्ध करेंगे, कथन को सिद्ध करेंगे। लिख लिया बात को। चलो बात करते, थोड़ा सा इसको मिटाते, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए इसको मिटा देते हैं। साइड में छोटा छोटा करके बात आपको जो है ना लिखने भी जाएंगे। उसके बाद बात को, हमको एक क्वेश्चन लिए थे, क्वेश्चन क्या लिए है, हमको सिद्ध करे कि √5 एक कुछ है परिमेय संख्या। देखो बोर्ड पर ध्यान दो, बात को समझो, बात को सिद्ध करे कि √5 एक कुछ है परिमेय संख्या। दिख रहा है बात को, दिखता है कि छोटा लिखल है, ठीक है। सिद्ध करे कि √5 एक कुछ है अपरिमेय संख्या, कुछ है अपरिमेय, इस सिद्ध करना। पहला स्टेप में जब भी सिद्धिकरण रहेगा तो पहला स्टेप में तरीका की लिखा है कि दिए गए पल्स का √x में रहेगा, पहले उसको क्या मानना होगा, विपरीत मानेंगे। कैसे मानेंगे, विपरीत या तो परिमेय संख्या। हमको सिद्ध करना अपरिमेय संख्या, तो इसका विपरीत होता है परिमेय संख्या, इसलिए आपको मानना कुछ होगा परिमेय संख्या। तो लिखते हैं माना कि दोस्त जब भी कोई चीज को सिद्धि करना तो उसका विपरीत, यहाँ को विपरीत मानना होगा। इस अंकवा रूप में आपको विपरीत बिना मान ले सिद्ध नहीं होगा। माना कि √5 एक कुछ है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या। जैसे आपको विपरीत माने, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का जो कथन सिद्ध करना है, ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो वीडियो देख रहे हैं कम से कम 2-3 बार देख लेंगे, आपको पक्का समझ में आ जाए। तो पहले बोल रहे हैं सिद्ध करे कि √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। पहला स्टेप में आपको तरीका हम लिखाएंगे, दिए गए प्रश्न को क्या मानना होगा, विपरीत मानेंगे। तो माना कि √5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। और उसके बाद दूसरा का जैसी मान लिए उसका दूसरा स्टेप में क्या लिख लेते, उसके बाद परिमेय संख्या की करना होगा बराबर। तो जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, औसत पूर्णांक संख्या, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और उसको बात और बताते हैं, जो परिमेय संख्या होता है P/Q, और बताते हैं परिमेय संख्या तभी, इस बात को समझना, ये P और Q सहभाज होता है। P और Q कुछ होता है सहभाज संख्या का मतलब होता है कि दोनों का मोसो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। अधिक मोसो का इसका अलावा कोई होगा समझना परिमेय संख्या नहीं होगा। चलो इसको बाद इसके विपरीत मानते, मान लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, माना कि √5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या के बराबर करो, √5 बराबर P/Q। थोड़ा सा परिमेय संख्या का कथन लिख लो, लिखो P और Q एक पूर्णांक है या तो सहभाज संख्या। सहभाज संख्या ज्यादा बेटर रहेगा। P और Q कुछ है सहभाज संख्या है। उसके बाद जहां Q=0, आपको थोड़ा सा जो वीडियो देख रहे हैं सहभाज संख्या समझ में नहीं आता होगा। सहभाज संख्या बोलते हैं औसत प्राकृतिक संख्या जिसका मोसो कितना होना चाहिए, औसत 2 प्राकृतिक संख्या जिसका मोसो कितना होना चाहिए, 1 होगा, उसे कैसे बोलते हैं सहभाज संख्या। यहाँ 2 है, 2 प्राकृतिक संख्या है, मानो इस मान को या तो संख्या भी बोल सकते, कोई दिक्कत का, खाली मोसो कितना होना चाहिए, हमको कितना होना चाहिए, 1। तो बस ये लिख दिए। उसका दूसरा का स्टेप में क्या बता रहे थे, दूसरा का स्टेप में आपको पहले बता देंगे जैसी परिमेय संख्या के बराबर करेंगे। तो तीसरा का स्टेप में था कि दोनों तरफ की करना होगा वर्ग। चलो यहाँ दोनों तरफ की कर देते हैं वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या होगा, वर्ग करने पर। चलो दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो दोनों तरफ √5 का वर्ग करेंगे, P/Q का वर्ग करेंगे, कितना होगा, इधर करेंगे 5 का कितना हो जाएगा, इधर √5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा P² /Q²। थोड़ा सा
समझने का कोशिश करना, कोई दिक्कत बात को। फिर इसी तरह से कोना कोनी गुना करो, कोई दिक्कत का बात नहीं। इधर कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5q² बराबर p², तो q² बराबर हो जाएगा p² बटे 5। कहने का मतलब यहाँ देखना बात, हम लोग जब माने हैं इसको सिद्ध करना कि √5 कुछ होना चाहिए अपरिमेय संख्या, तो सिद्ध करने के लिए हमको विपरीत मानना होगा। विपरीत मानने के लिए इसको p/q के बराबर कर दिए। p/q कुछ होना चाहिए, p और q कुछ होना चाहिए स्वअभाज्य संख्या। यदि p/q स्वअभाज्य संख्या नहीं हुआ, समझना बात को नहीं, तो समझना परिमेय नहीं हुआ। देखते बात को क्या होता है। जैसे मगर कंडीशन देखे, p² 5 से कुछ है विभाजित है, p² कुछ 5 से विभाजित है, तो इसमें से p भी 5 से कुछ हो जाएगा विभाजित होगा। इस कथन होता है इसको, इसका आपको समझ में नहीं होगा। कहने का मतलब है p² 5 से भाग लग रहा, 5 से कुछ लग रहा है भाग। एग्जाम्पल का मतलब इस बात को सोचो, मान लेते 50 5 से भाग लग रहा, 50 कुछ रहा, या 5 नहीं तो मान लेते इसका कुछ होता है, मान लेते 625 कुछ लग रहा, 5 से भागा, तो 25 625 लग रहा भागा, तो मतलब 25 का स्क्वायर भागा लग रहा 5 से, लग रहा है कि नहीं बात को। यदि 25 का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो सोचिए 25 भी 5 से कितने होगा विभाजित होगा। समझा बात को नहीं, वही बात यहाँ करना। यदि p² 5 से विभाजित है तब p भी 5 से विभाजित होगा, p भी कुछ होगा 5 से। जब हम विभाजित करेंगे तो कोने कोई गुणनखंड आएगा, कोने कोई इसको काट कर खींच आएगा, गुना जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 आएगा ना, तो जब भी आंसर आएगा 5 के ही गुणज में आएगा। कितने में आएगा गुणज 5 के। तो आप तो समझाते हैं लिखाते बात को, तो यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे कि p² 5 से कुछ है विभाजित है, तब 5 भी, तब नहीं, तब p² 5 से विभाजित है, तब p भी 5 से कुछ होगा विभाजित होगा, विभाजित होगा। समझा ना बात को। p भी 5 से विभाजित, जैसे 5 से विभाजित हो रहा तो p का कोई गुणनखंड निकलेगा, p का कुछ ही निकलेगा, कोई ना कोई गुणन। तब इसी तरह तब हो गया p का एक गुणनखंड, p का एक गुणनखंड, तब p का एक गुणनखंड कितना होगा, गुणनखंड p का एक गुणनखंड कितना होगा 5 होगा, क्योंकि 5 के गुणज में आएगा इसलिए 5 में होना जरूरी है। समझ बात को, कोने कोई गुणन 5 हो इस तरह से गुणज में आएगा तो 5 के ही गुणज में आएगा भाग, तो p का गुणनखंड कितना हो गया 5 होगा। इसको थोड़ा सा पहले इसको बता छोड़ दिए थे समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण कहते हैं 1, समीकरण 1। यहाँ तक पहले उत्तर होकर बात करते हैं। समझ, p का गुणनखंड कितने मान लिए 5 होगा, p का गुणनखंड। तब दो का जब भी इसका ये गुणनखंड 5 हुआ, जब भी भागा दे रहे हैं तो उस p का ही गुणज में आएगा आंसर। समझ रहे हो बात को, पता नहीं चलता कौन सी संख्या, तब p यहां मानना पड़ता है, तब p बराबर के मानना होगा 5 के, या तो 5 के या मानो 5 है, मानो कुछ कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको यहां मानते हैं, माना कि p बराबर 5 के, p बराबर कुछ होगा 5 के या 5 में कुछ भी मानो, कोई दिक्कत करने। समझना बात को, 5 के मानो, यहां तक पहले उतारो। इसके बाद यहां से ही पता चल जाता है स्थिति 1 है, कुछ है स्थिति 1। पहले यहां तक उतारो, उसका जो वीडियो देख रहे हो वो पहले उतारो, जो बोर्ड में थोड़ा सा जगह कम है इसलिए बात कर रहे हैं। उतारा पीछे वो करेंगे अपना डांसर, उतारा, चलो उतारो तेज से। चलो एक बार बता देते, तो √5 हो, √7 हो, √3 हो, √11 हो, √13 हो, सारा का सारा जो पैटर्न से बन रहा उसी पैटर्न से सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। इसका कोई इस तरीका से एक बार बना लेंगे, 2-3 बार बना लेंगे, याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट ही, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है। चलो कोई दिक्कत बात को, इसको यहाँ तक उतारा बात को। फिर यही बात को समझना कि जो माने p बराबर 5 के, इस समीकरण किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण कितने रखेंगे सन, लिख देंगे इस तरीके से। हम बेटा इस बात को जो वीडियो देख रहे होंगे यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि उतार लिया होगा। उतारा, क्या बोला, ऊपर में हटाइए, अच्छा ऊपर में हटा देते हैं।
चलो यहां तक लेते हैं। समीकरण 1 में यहां दिख रहा है वीडियो में, ठीक है। समीकरण 1 में 5k का मान, समीकरण 1 में 5k का मान रखने पर समीकरण 1 हमरा कहते हो, समीकरण 1 हमरा ये है तो क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर बटे 5। सुन समीकरण 1 में, समीकरण थोड़ा सा ध्यान देना, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, किसका मान, p का मान रखने पर, चलो समीकरण 1 में p का मान कहते हैं, p बराबर कहते हैं 5k, तो क्यू स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर बटे 5, यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा 25k, नहीं होगा 25k स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 5, इधर काट दिए तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5k, नहीं होगा 5k स्क्वायर, बताओ k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5। फिर जिस स्थिति में समीकरण 1 में हुआ उसी स्थिति यहां भी हो रहा, p का एक गुणनखंड यहाँ निकलल है, कहते हैं 5 है निकलल, बात को थोड़ा समझाते हैं। उसके बाद यहाँ लिखना पड़ता है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। जो वीडियो देख रहे होंगे उतार लिए होंगे, इस बात को समझ, खाली वीडियो देखेंगे समझ में कम आएगा। चलो कोई दिक्कत बात को, यहाँ तक p का एक गुणनखंड पता चल गया, यहाँ लिख देते हैं p का एक गुणनखंड कहते हैं 5। चलो बात को थोड़ा समझाते हैं। यहाँ भी वही स्थिति हुआ, जो स्थिति क्यू स्क्वायर 5 से कुछ है डिवाइड है, कुछ है विभाजित है, इस बात को तो क्यू भी कुछ होगा 5 से विभाजित। थोड़ा सा लिख के बताते हैं, क्यू स्क्वायर 5 से कुछ है विभाजित है, कुछ है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जैसे विभाजित है ना, कोई गुणनखंड निकलेगा तो क्यू का एक गुणनखंड कैसे हो जाएगा, क्यू का एक गुणनखंड क्यू का एक गुणनखंड कैसे होगा 5 होगा। स्थिति 1 और स्थिति 2 से देखो, स्थिति 1 में भी एक गुणनखंड कितना आ गया था 5, क्यू यहाँ भी स्थिति 2 में भी कितना आ गया गुणनखंड 5, स्थिति 1 हो गया था, यहाँ कितना हो जाएगा स्थिति 2। स्थिति 1 में पहले से निकाल दिए थे ना वीडियो में कि आपको अथी पूरा स्पेल है पेज में, तो स्थिति 1 और स्थिति 2 से स्पष्ट हो गया। थोड़ा समझो बात को, हमने √5 बराबर क्या माने p बाय क्यू में क्यों बोले थे, p और q कुछ होना चाहिए सहवास होना चाहिए, मगर आपको p का एक गुणनखंड यहाँ 5 आ गया, यहाँ भी कितना आ गया 5 आ गया। बताओ इसका मोसो कभी 1 होगा, नहीं होगा, मोसो कभी 1 नहीं होगा। यहाँ मोसो कितना होना चाहिए 1, तो बताओ जब मोसो 1 नहीं हो पाया तो जो माने हैं बताओ परमेय संख्या बराबर होगा, नहीं होगा, परमेय संख्या बराबर नहीं। जब परमेय संख्या नहीं तो बताओ कौन सी संख्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या। बस यहां से लिखेंगे बात को, स्थिति 1 और स्थिति 2 से, स्थिति 1 और स्थिति 2 से स्पष्ट है, स्थिति 1 और स्थिति 2 से स्पष्ट है कि दो स्थिति 1 और 2 से कुछ हो गया, स्थिति 1 और स्थिति 2 से स्पष्ट है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। पता चल गया, स्थिति 1 और 2 से परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो सोचो अतः हमारी मान्यता कुछ हो गया गलत है, तो यहां लिख देंगे अतः हमारी मान्यता ही थोड़ा सा कथन है, हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या, कौन सी संख्या है, हमारी मान्यता गलत हो गया कि हमका √5 कुछ है परमेय संख्या। जब मान्यता गलत है बताओ सो √5 एक परमेय संख्या, मान्यता गलत हो गया, जो माने थे जब वो गलत हो गया तो बताओ परमेय संख्या नहीं है, तो बताओ कौन सी संख्या होना चाहिए, तो बता लिख सकते हैं अतः √5 एक कुछ कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अति सिद्ध, अति सिद्ध।
कोई दिक्कत बात को यहाँ तक उतारो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इस वीडियो को थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे तो समझ में जरूर आएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। पहले यहाँ तक उतारो के बाद बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो उतारो पीछे। सो गया कि जो वीडियो देख रहा है उसको नींद नहीं आना चाहिए, समझा नहीं बात करने। पानी लेकर बैठल करो, हम जैसे पीते हैं। चलो उतारो। बोतल मजाक है मगर पानी मजा नहीं है। थोड़ा सा वीडियो बनाने में बहुत कष्ट होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो तो अच्छा रहता। उतार लिया। तो इसी पैटर्न के तरीका से बनाना सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बताने का कोशिश करते हैं। उतारा कि नहीं? उतारो तेज से। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी उतारो। यदि डाउट कहीं रहेगा तो बोलना। बेटा इसको बोलो कम से कम। ऊपर से मिटा। अच्छा ऊपर पहले ऊपर उतार लोगा मिटाया जाएगा। ऊपर नीचे की करते समझ में लो। जो वीडियो देख रहा है उसको बोल दो हम समझ गए, आप भी समझ जाओ। चलो एक क्वेश्चन और समझो, समझा ना। 10 मिनट बचल है, उसके बाद बात करते हैं। एक क्वेश्चन और समझो तो बेटा इसको। ठीक, अब ये क्वेश्चन में समझ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा तरीका वगैरह देखेंगे ना, बस इस तरीका वाला ये क्वेश्चन को कम से कम 5-6 बार बना लेना, मैट्रिक में बहुत फायदा होगा। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे। ये 5 था ना, अभी 7 मतलब कर देते हैं। तो सिद्ध करे कि √7 एक परिमेय संख्या। कल हम लोग का जो अगला नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा ना, उसमें से आपको 1.3 का हर पूरा का पूरा क्वेश्चन की करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सिद्ध करें कि √5 एक कुछ है वो परिमेय कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। एक क्वेश्चन इसको पूरा बना देते हैं। उसके बाद तो तरीका चलना, आपको तरीका आपको समझ में आना चाहिए। जो पिछले अथी के पहले जब भी √7 रहेगा पहले क्या मानना, अपरिमेय से सिद्ध करना। पहले क्या मानना होगा, परिमेय। क्या मानना होगा, परिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या मान लिया तो उसके बाद की करना, परिमेय संख्या के बराबर करना। जैसे परिमेय संख्या के बराबर कर दिया तो उसके बाद क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करना। दोनों तरफ क्या करना होगा, वर्ग करेंगे। और उसके बाद वर्ग करने के बाद जो होता है ना, स्थिति के अनुसार और परिभाषा के अनुसार उसको क्या करना है, सिद्ध करना। सिद्ध करना की है कि पी और क्यू का गुणज आ जाता है। पी और क्यू का कुछ आ जाता है, गुणज आ जाता है, या गुणनखंड आ जाता है। जो भी बोलता है गुणज आ गया, मगर इसका गुणज नहीं आना चाहिए। यह गुणज आकर जो है ना हो जाता है गड़बड़। ऐसे देख रही हो तो अपरिमेय संख्या आना तो चाहिए ना बात को। बस ये बात है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले की करना, पहला स्टेट में समझो। सिद्ध करें कि पहले क्या करना है, माना कि √7 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। पहले समझ लो तब उतारना, ठीक है। माना कि √7 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जैसी हो तो उसके बाद किसके बराबर करना है, परिमेय संख्या के बराबर। तो √7 बराबर कुछ हो जाएगा P/Q, परिमेय संख्या का। अब थोड़ा सा परिमेय संख्या के बारे में लिखना होगा, ऐसे करेंगे तो अधूरा हो जाएगा। लिखेंगे P और Q एक कुछ होना चाहिए, सआभाज्य संख्या या तो पूर्णांक संख्या, कोई दिक्कत का बात नहीं। सआभाज्य संख्या लिखते तो ज्यादा सही होता। सआभाज्य संख्या का मतलब पहले बोले कि दो औसत दो संख्या जिसका मूसक कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो औसत P और Q कुछ होना चाहिए, सआभाज्य संख्या जिसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। P और Q कुछ है, सआभाज्य संख्या है। उसके बाद जहां Q डोनोटिकल क्या होगा 0, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिखिए। उसके बाद करना क्या है, दोनों तरफ की करना होगा, दोनों तरफ लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्यों करते हैं वर्ग, इस बात को कभी भी आपको हिसाब में बताते हैं, चाहे कोनो हिसाब रहे चाहे कोई क्वेश्चन रहेगा,
यदि शुरुआत में एलएचएस तरफ रूट है, यदि हमको कोई के का मान वैल्यू या पी का मान वैल्यू कुछ भी निकालना होगा, बिना वर्ग किए नहीं बनेगा, बिना वर्ग किए कुछ होगा नहीं बनेगा। इसलिए दोनों तरफ शुरू में एलएचएस की तरफ रूट है तो सोना वर्ग करना ही पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ जैसे वर्ग करेंगे तो √7 का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर, पी बट्टा क्यू का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर। तो √7 का होल स्क्वायर करेंगे कितने सन 7, किस तरीके से नहीं बोल सकते तो आराम से दो √7 जैसे कोई भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो रूट कितना हो जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल कितने है 7 होता है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ कितने रखते हैं 7, यहाँ पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब इस बात को थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा कोना कोनी गुना करना चाहिए, इस बात को यहाँ तक आना चाहिए, एक इससे गुना हो जाता है, इससे गुना हो जाता है, तो 7 गुना क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर बटे 7, कितना हो जाएगा 7। इसको समीकरण कितने मान लेते हैं 1। अब और यहाँ एक स्थिति नजर आता है, क्या आता है नजर कि पी स्क्वायर किससे विभाजित है 7 से, किससे विभाजित है तो पी भी कुछ होगा 7 से। ऐसा हम कल्पना कर लेते हैं कि पी स्क्वायर 7 से कुछ लग रहा है भागा लग रहा, जब भागा लग रहा तो बताओ इसमें से पी स्क्वायर जब 7 से भागा लग रहा तो पी भी 7 से भागा लगेगा, पी भी कुछ होगा, जब भागा लगेगा तो कोई ना कोई गुणनखंड निकलेगा, कोई ना कोई कुछ लगेगा गुणनखंड, बिना भागा लगे कोई गुणनखंड नहीं निकलता, भागा नहीं लगता तब गुणनखंड नहीं निकलते। इसलिए आपको बता रहे हैं कि पी स्क्वायर 7 से, पी स्क्वायर 7 से कुछ है 7 से विभाजित है, तब पी भी 7 से, तब पी भी 7 से विभाजित होगा, समझा रहा बात को नहीं, पी स्क्वायर 7 से विभाजित है तब पी भी 7 से कुछ होगा विभाजित होगा, तब और इस तरीके से बात करते हैं पी का एक गुणज होगा, पी का एक गुणनखंड, तब तो या तब की जगह तो कर दो, तो पी का एक गुणनखंड, तो पी का एक गुणनखंड कितना होगा, या गुणज लिख दो, या तो गुणनखंड कोई दिक्कत है, गुणनखंड कितना हो जाएगा 7 होगा, स्थिति कितना हो जाएगा 1, स्थिति 1। अब जैसे उसमें 7 का एक गुणनखंड हम लोग का कहते हैं, गुणनखंड या गुणज कोई भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, पी का एक गुणनखंड कितना आ गया, सामने को भागा लग रहा 7, कुछ भागा जिससे लग रहा तो 7 जरूर रहेगा 7, तो जब भी इसका गुणनखंड निकलेगा या गुणज, गुणनखंड की जगह गुणज कर लो, तो पी का एक गुणनखंड कितना हो जाएगा, गुणज कितना हो जाएगा 7 होगा, तब इसका एक गुणज बनेगा, तब एक संख्या है तब आएगा, तब मानते हैं, माना कि पी बराबर कितना हो जाएगा 7 है, तब पी बराबर कुछ हो जाएगा 7 है, पी बराबर कुछ हो जाएगा 7 है। गुणज और गुणनखंड में थोड़ा सा अंतर है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना, गुणज का मतलब होता है इस तरीके से जैसे 7 है ना, तो कितना हो जाएगा 7 का गुणज, 1 से 1 है 7 है, इस तरीके से गुणज हो लो, और गुणनखंड का मतलब होता है 7 14, इस तरीके से बात करते हैं, बात कर पिछले बार में की दिए थे गुणनखंड की गुणज, तो कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड या लिखो ना कोई दिक्कत है, पी का एक गुणनखंड कितना होगा 7 होगा, तो पी बराबर कितने मान लिया कितना हो जाएगा 7 एम, तो हो जाएगा 7, यहां तक पहले उतारो उसके बाद आगे बात करते हैं। चलो यहाँ कुछ भी देंगे कोई दिक्कत का बात नहीं होता, पी का गुणनखंड निकल रहा, बात को समझो, पी का गुणनखंड का मतलब होता है इसका जब भी इसको भागा लग रहा तो इसका गुणज में ही लग रहा आएगा या तो गुणनखंड में। उतारा, चलो यहां तक इस तरह से होता है समीकरण 1 में, इसको ऊपर मिटा है, उतारा, तेज उतारो, पी का एक गुणनखंड कितना होगा 7 होगा,
या पी का एक गुणज कितना हो जाएगा 7 होगा। आपको गुणज और गुणनखंड बाद में आपको पूरा अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब इसमें से दोनों चीज लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ गलत होने की संभावना बहुत कम है। तो ठीक, ऊपर से मिटा दें। चलो समीकरण एक कहते हैं हम लोग का यहाँ है। अब दो समीकरण एक में पी का मान रखने पर, समझा ना, 3m मान लिए या तो 3m मानो, कैसे माना 3m, रह दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ 7m क्या होगा, सॉरी यहाँ कहते हो जाएगा 7m या 7k, कोई भी मानो, कोई दिक्कत का बात नहीं। चलो बात करते हैं समीकरण एक में। समीकरण एक में पी का मान रखने पर, समीकरण एक में क्या बोल रहा है, पी का मान रखने। समीकरण एक कितना हो, समीकरण एक हम लोग का है क्यू बराबर, या तो क्यू स्क्वायर बराबर, समझो बात को, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 7। हमको पी का मान कितने है, पी का मान क्यू स्क्वायर 7m का होल स्क्वायर बटे 7, तो क्यू स्क्वायर होगा 49m स्क्वायर बटे 7। आपको थोड़ा समझो बात को, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर। अब इसी तरीके से इसको काटेंगे तो 7, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7m स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 7, क्या हो जाएगा 7। यहां इस बात को थोड़ा समझो बात को, फिर इससे भी स्पष्ट हो गया, इससे भी कुछ हो गया स्पष्ट है कि आपको तो क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है 7 से, क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है 7 से, तो क्यू स्क्वायर 7 से, क्यू स्क्वायर 7 से कुछ है विभाजित है, क्यू स्क्वायर 7 से कुछ है विभाजित है, तब क्यू भी, तो क्यू भी 7 से कुछ होगा विभाजित होगा। तो क्यू का एक गुणनखंड, क्यू का एक गुणनखंड कितना होगा, क्यू का गुणज या गुणनखंड कितना होगा 7 होगा। स्थिति कितना हो गया 2, स्थिति कितना होगा 2। जो गुणनखंड का मतलब, इस बात को सोचो, इसका गुना में पी और क्यू कुछ हो जाएगा इस तरीके से, गुणज में इस तरीके से गुणनखंड हो, इसका गुना हो रहा है 7 और 7 दोनों कुछ हो रहा है गुणनखंड, सर ना 7 गुणन लिख देना, गुणनखंड की जगह गुणनखंड या गुणन 7 होगा, कैसे होगा स्थिति कहता हो जाएगा 2। थोड़ा सा वीडियो को अच्छा से देखेंगे तो समझ में पक्का आ जाएगा। दो गुणज कितने हो गया, पी का गुणज 7, क्यू का गुणज कितने हो गया 7, कभी दोनों का मोसा कितने होगा 1 नहीं आएगा। जब मोसा 1 नहीं हो तो परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। तो बात स्थिति 1 और स्थिति 2 से, स्थिति 1 और स्थिति 2 से स्पष्ट है कि रूट 7 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या रूट 7 को जो परिमेय संख्या नहीं है। हमारी मान्यता गलत है कि रूट 7 एक हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, मान्यता गलत हो गया कि परिमेय संख्या है, तो बताओ जब मान्यता गलत हो गया तो क्या माने हैं इसको, जब परिमेय संख्या गलत होगा बताओ कौन सी संख्या बचेगा, तो रूट 7 एक, अतः रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, अति सिद्ध, अति सिद्ध। चलो यहां तक उतारो के बाद बात करते हैं, है ना। अतः कौन सी संख्या हो जाएगा, रूट 7 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या होगा, अति सिद्ध। इस तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान देंगे बात को। आपको क्यू स्क्वायर बट्टा पी बट्टा क्यू इस तरीके से बात करेंगे। क्यू 7 से विभाजित है, क्यू कुछ है 7 से विभाजित है, क्यू भी कुछ होगा, क्यू का गुणनखंड कितना हो जाएगा
ये गुना का 7 या 7 होगा। तो स्थिति 1 और स्थिति 2 से कुछ है, स्पष्ट है कि परमेय संख्या हमारी मान्यता कुछ हो गया, गलत है, रूट से ठीक करना। चलो यहाँ तक हमको लगता होगा समझ में आ गया होगा, सिर्फ ठीक करना, कोई दिक्कत का बात नहीं। जय हिंद, जय भारत, ठीक ना।